बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सबका शुक्रिया। आपको एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने ज़हमत दी है। आज जिस तरफ हम आपकी सबकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहे हैं और जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है, वो गुज़श्ता 2 दिन से जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं ने, जो ख़ानदानी सियासी रहनुमा है, जो अपने पार्टी पे काबिज है, उन्होंने गुज़श्ता 2 दिनों में ख़ासकर कल से जिस तरीके से हाई कोर्ट पे वो हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इनका रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, मैं तवक्को करता इलेक्शन कमीशन खुद भी एक स्टेटमेंट देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। जितने लोगों ने, सियासी रहनुमाओं ने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कभी किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। आज आपके सामने पाकिस्तान पीटीआई का आम वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह एक चेयरमैन की हैसियत से यहां बैठा है। हमारा असल चेयरमैन, हमारा असल लीडर कल भी जो था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो इमरान खान साहब है। वो चाहे जेल में है चाहे बाहर है, वही रहनुमाई करते हैं और वही लीड करते हैं। मैं उसके नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूं और आपको ये हम बावर कराते हैं कि आपके कैमरों के सामने हमारा इंटायर प्रोसेस हुआ इलेक्शन का। हमने जितने इलेक्शन कराए, इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिजिग्नेशन नहीं है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। उस 4 घंटे के सुने में जितने भी आपके कैमरे वाले मौजूद है, पेशावर वालों से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को तप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। ये अवाम की बुनियादी हक है कि इसके मुताबिक इलेक्शन करे। सुप्रीम कोर्ट ये कानून मौलाना मौदूदी के केस में 1964 में सेटल कर चुकी है। बेनजीर के केस में, सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है, पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी, भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हॉर्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हॉर्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिसॉल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कोई ऐसा निजाम वज़ा करे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली,
बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हार्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे। मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमलावर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसको, एक मिनट। इमरान खान को कहा कि कर्तों पे क्या मारे मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुन मॉनिटरिंग जज लगाया है, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है? तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके कर्ता धर्ता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो जमान पाक से कम और उमर अता बंदियाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पर सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदियाल, शर्म करो। से भरे बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाइन किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की, और जब सवाल पूछा जाए तो कहीं ने अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सरगर्मी भंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने सोचा 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकल किया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बताओ कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पिशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसमें पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मुताबिक जो उनके हालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। आप कह रहे हैं कि जिस दिन जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था,
بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے. 2 مہینے اس کو حبسے بیٹا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں. تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ کوٹ ہزاروں میں بیٹھے لوگ کیا فلم کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں. یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں نے کہا ہے. جس طرح کل پرسوں دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ، یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. ہم عدلیہ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی. ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا. کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے.